जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो बेसिकली क्लास 10th का साइंस का 23 नवंबर को आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। और बेसिकली हमारा सेट 3 है। इससे पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 डाला हुआ है, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। और भाई साहब, जितने भी मैं वीडियो डालूंगा, जितने भी सेट डालूंगा, सभी को जरूर कीजिएगा ताकि आपका अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है ना। और हम लोग क्वेश्चन ऐसा सेट कर कर लाते हैं आपके लिए कि आपका वीकली टेस्ट तो टारगेट करते ही, साथ ही साथ आपका जो मेन जो आपका एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम, उसको हम लोग ज़्यादा टारगेट करके क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाई साहब एक्चुअली देखा जाए तो वीकली टेस्ट का लाने का जो एक्चुअली रीज़न था वो यही था कि बच्चे अच्छे से पढ़े और आपका बोर्ड एग्जाम में उसका क्वेश्चन ना छूटे। तो उसी को थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाते हुए हम लोग क्या करते हैं कि वीकली टेस्ट और साथ ही साथ जो आपका फाइनल एग्जाम है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग कराते हैं आपको, ठीक है। और ये तीसरा वीडियो, इसी प्रकार से आपको हो सके तो और 1-2 वीडियो देखने को मिलेगा। तो सभी वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे सारे वीकली टेस्ट को फॉलो कर लेते हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी क्वेश्चंस जो आपके वीकली टेस्ट में जो इस बार पूछे जाएंगे, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका अनुवांशिकता वाला चैप्टर और जो आपके पास देखा जाए तो जो कार्बन एवं उसके यौगिक वाला चैप्टर है उससे आना चाहिए। पर हम लोग देख ही रहे हैं कि जो आपको वीकली टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, पर हम लोग तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपका मेन बोर्ड एग्जाम एक्चुअली ज़्यादा टारगेट हो पाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके पास लिखा है कि प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। ये चीज़ से इस चीज़ के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो मैंने कि पार्ट 2 में मैंने बताया था बहुत अच्छे से, पर फिर से बता देता हूँ। देख लो, संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कि मेरा जैसे नाक, समझ लो कि मेरा नाक जो है मेरा समझ लो कि मेरा पापा से मिलता है। तो ये जो मेरा नाक का मिलना हो जाए, ये प्रभावी लक्षण यहाँ पे दिख रहा है। मैं मान लो कि लंबे कद का हूँ, ठीक है ना, मेरे पापा के लंबाई क्या हो, तो इससे क्या पता चला है कि जो मेरा लंबाई है ये मेरा प्रभावी लक्षण है। तो आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज हम लोग पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देख लो, जीन क्या है आपको सबसे पहले बताना है और अनुवांशिकता में इसकी क्या भूमिका है। तो सबसे पहले समझो जीन क्या है। सो तो जो गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली भौतिक इकाइयों जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। सीधा सीधी समझो, जिस प्रकार से जहाँ पे बाबू सोना चलता है ना, मतलब समझ रहे हो ना, लव बर्ड्स, ठीक है, तो उसके बीच में एक मीडिएटर काम करता है लेटर वगैरह का पहुँचाने का। उसी प्रकार से जीन क्या करता है, एक मीडिएटर का काम करता है माता पिता से बच्चों तक सिमिलैरिटी, यानी कि बोलो कि प्रभावी लक्षण को, या फिर बोलो कि उनके लक्षण को ले जाने का काम करता है। चीज़ें समझ में आई आपको। जैसे आप लोग कई सारी चीज़ें, कई बार ऐसा सुना होगा कि मम्मी का ये बीमारी था तो बच्चा का भी ये बीमारी हो गया है। तो ये एक्चुअली हुआ कैसे, तो जीन में वो बीमारी जब मम्मी के शरीर में जब जीन था तो वो जीन में वो बीमारी था, तो वो जीन कहाँ गया, बच्चा के पास गया, तो वो जीन वो बच्चा के पास बीमारी लेकर गया। तो जीन क्या करता है, मीडिएटर का काम करता है। या जैसे कि मैंने अभी लंबाई का एग्जांपल दिया, तो मेरे पापा का जो जीन था वो मेरे ऊपर आया हुआ, वही जीन क्या किया कि मुझे मेरे पापा जैसा लंबा कद काठी बनाया है, ठीक है। तो ये सारे रीजन है। तो वैसे तो मैं अपने पापा से लंबा नहीं हूँ, ठीक है, मैं बीच वाला हूँ। मेरा मम्मी थोड़ी हाइट छोटी है और मेरे पापा का थोड़ा हाइट लंबा है। हम लोग बीच वाले हैं, हम और मेरे भैया दोनों बीच वाले हैं। जनरली ऐसा ही होता है कि जो बच्चा होता है वो बीच वाला होता है, ठीक है, पापा से छोटा और मम्मी से बड़ा, ठीक है। बाकी उसके बाद हो भी सकता है लंबाई से, कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा, तो चीज़ समझ में आई आपके पास। तो जीन अनुवांशिक गुणों का क्या करता है, वहन करता है। अनुवांशिक गुणों क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। कहाँ से, माता पिता से, यानी पैतृक कोई क्या बोला जाता है, माता पिता बोला जाता है, वहाँ से बच्चों में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। और ये पैतृक लक्षणों को अगली पीढ़ी तक में पहुँचाते हैं। बात ही एक ही चीज़ है, वही चीज़ लिखा हुआ है। अच्छा, अब बताओ, जीन की अनुवांशिकता में निम्नलिखित भूमिका है। अब भाई सब यही क्वेश्चन पूछा था कि अनुवांशिकता में जीन की क्या भूमिका है। सबसे पहले तो समझ लीजिए जीन क्या है, आप समझते हैं कि अनुवांशिकता में इसकी क्या भूमिका है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कि ये जो होते हैं ये द्विगुणन की क्षमता होती है। इसमें कौन सी क्षमता होती है, द्विगुणन की क्षमता होती है। साथ ही साथ इसी कारण से ये सभी संततियों में पहुंच जाता है। इसी कारण से कहते हैं कि सभी में पहुंच जाता है। ऐसा नहीं कि ये जीन उसमें गया तो उसमें नहीं जाएगा। इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है, यानी कि डबल करने की क्षमता होती है, यूँ समझ लो, ठीक है ना। एक जीन जाएगा तो वो अपने आप में बहुत सारा जीन बना लेगा, ठीक है, तो उसी को द्विगुणन कहते हैं, ठीक है। एक जीन डबल जीन उत्पन्न कर सकता है, इसी को द्विजीन कहा जाता है, द्विगुणन कहा जाता है। जिससे एक जीन अगर शरीर में जाएगा तो पूरा शरीर में जीन हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि वायरस जो होता है शरीर में एक ही घुसता है, लेकिन वो जाकर अपनी संख्या बढ़ाकर आपको बीमार करता है। तो उसी प्रकार से द्विगुणन क्या करता है, अपना संख्या बढ़ा देता है, उसी को द्विगुणन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पुनर्योजन की इकाई है तथा ये क्रॉसिंग ओवर में भाग ले सकती है। क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है, याद रखनी मेरी बात। साथ साथ देखो, तो ये जो होता है आपके पास,
ये उत्परिवर्तित होकर विभिन्नताएं उत्पन्न कर सकती है। बात सही है भाई साहब, जीन ही जो है एक कारण से देखा जाए तो विभिन्नताओं का उत्पन्न करने का कारण भी यही होता है। ठीक है, साथ साथ देखो ये शारीरिक लक्षणों एवं क्रियाओं से संबंधित होती है। जाहिर सी बात है, जीन किसके लिए संबंधित होता है, तो ये शारीरिक लक्षण एवं क्रियाओं से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये था कुछ इसके अनुवांशिकता में भूमिका। अच्छा, अनुवांशिकता में भूमिका जो है ये एक अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि जीन की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें, तब भी आप लोग ये चारों पॉइंट को लिख दोगे तो आपका सही हो जाएगा। बाकी आप लोग देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है जीन की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखा, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो सेम चीजें लिखी हुई जो भी मैंने आपको ऊपर में बताया इन चारों पॉइंटों में। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा अनुवांशिकता में जीन की क्या भूमिका, तो भी लिख दीजिएगा, या फिर जीन की क्या विशेषता, तो भी आपको इसी को लिख देना है। ठीक है, तो इसको तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, सब कुछ सेम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साबुन और अपमार्जक में 3 अंतर लिखें। तो देखो साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है, तो बेसिकली यहाँ 2 ही लिखा हुआ है। तो समझो मेरी बात, देखो साबुन सबको पता है, अपमार्जक माने डिटर्जेंट, सरफ जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो देखो साबुन क्या होता है कि यह जो होता है यह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। ये क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के COOH जो होता है इसके सोडियम लवण होता है। जबकि जो आपका अपमार्जक है ये क्या होता है, देखा जाए तो सल्फोनिक अम्लों का, ये क्या होता है, सल्फोनिक अम्लों का सोडियम क्लोराइड होता है। ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण होता है, और सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम लवण। ठीक है, ऐसे सोडियम क्लोराइड भी एक लवण ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेसिकली कार्बोक्सिलिक अम्लों की लंबी श्रृंखला वाला सोडियम लवण होता है, जबकि जो अपमार्जक होता है ये सल्फोनिक अम्ल का ये सोडियम लवण होता है। ठीक है, और देखा जाए तो भाई साहब ये उसका आयन से जाके आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, COO Na+ है, यहाँ पे SO3 Na+ है ये वाला। ठीक है, क्योंकि SO3 तो यहाँ पे सल्फोनिक है और यहाँ पे COO, तो बेसिकली ये आपका देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और एक चीज याद रखिएगा, जो आपके पास साबुन होता है ये कठोर जल में अच्छी तरह से धुलाई नहीं देते हैं। अभी बोलो कि अगर आपका जल अगर भारी है, मोटा जल है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उस जल में साबुन अच्छे से सफाई नहीं करेगा, झाग अच्छा से उत्पन्न नहीं करेगा। जबकि डिटर्जेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिटर्जेंट क्या करेगा, सबसे पहले तो जो आपका कठोर जल है, जो आपका भारी जल है, ठीक है ना, मोटा जल है, उसको सबसे पहले तो वो मृदु करेगा, मृदु माने हल्का करेगा, उसके बाद वो आराम से आराम से झाग उत्पन्न करेगा। वो चलेगा कि इनकी क्रिया जल की कठोरता से प्रभावित नहीं होती है, अतः ये अच्छी धुलाई कारक माने जाते हैं। यानी कि अगर आपके पास तालाब वगैरह में आप लोग नहाने जाओगे, या तो फिर कहीं जहाँ पे मोटा पानी होता है, ठीक है ना, वहाँ पे देखिएगा कि साबुन अच्छा साफ नहीं करेगा, परंतु आप डिटर्जेंट से साफ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आ गया कि जल का कोई नमूना, मान लो कि कोई जल का कोई ऐसा सैंपल है, ठीक है, सैंपल है, सैंपल नहीं सैंपल, ठीक है, जो कठोर या मृदु, यह जानने के लिए आप साबुन और डिटर्जेंट में किसका चुनाव करेंगे। यानी मान लो कि आपके पास एक बीकर में यहाँ पे, या फिर बोलो कि एक बर्तन में आपको जल दे दिया गया है। अब आपको पता करना है कि ये जल कठोर है कि मृदु है, यानी कि ये जल देखा जाए तो मोटा है कि पतला है। तो क्या करोगे, साबुन का कि सरफ का उपयोग करोगे। तो भाई साहब सरफ का तो उपयोग करना भी मत, क्योंकि सरफ को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कठोर में अगर डालोगे तो भी वह झाग उत्पन्न करेगा, अगर आप लोग मृदु जल में डालोगे तो भी झाग उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर साबुन को डालोगे तो अगर जल कठोर हुआ तो वह झाग उत्पन्न अच्छे से करेगा ही नहीं, और अगर मृदु जल रहा तो आराम से उत्पन्न करेगा। यानी किसको उपयोग करेंगे, साबुन को उपयोग करेंगे। तो इसलिए है कि साबुन का, क्योंकि साबुन कठोर जल के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है, जबकि डिटर्जेंट कठोर एवं मृदु जल के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है। तो इसी लिखा हुआ है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। एक प्रश्न आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, याद रखना मेरी बात। तो देखो सबसे पहले मेथेन का CH4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। मीथेन और एथेन ज्यादा आता है। ठीक है, याद रखना मेरी बात। तो देखो सबसे पहले बात तो कार्बन का जो अगर आप लोग संयोजकता इसका देखोगे तो कितना होता है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 और 4 इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संयोजकता, मतलब इसका 4 संयोजकता होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि हाइड्रोजन का एक ही होता है, उसका परमाणु क्रमांक बोलो या फिर परमाणु संख्या बोलो, जो कि एटॉमिक नंबर बोलो, उसका हाइड्रोजन का एक ही होता है, इसलिए बाह्यतम कोश में इसका एक ही होता है। ठीक है, आप समझो कार्बन का होता है आपके पास 2 4, हाइड्रोजन का आपके पास होता है 1। आप देखो समझो मेरी बात, सिर्फ K सेल को छोड़कर बाकी जितने भी कक्षाएं होती है सबको 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम चाहिए होता है उसको फुलफिल करने के लिए। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, सिर्फ K को 2 चाहिए, और हाइड्रोजन में सिर्फ K सेल ही होता है, तो इसको 2 कंप्लीट करने के लिए इसको और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो चीज़ समझ में आई, इसको और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जबकि कार्बन देखो, कार्बन में K और L सेल होता है, और L सेल जो होता है उसको बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, यानी कि L को 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ पे 4 ही है। तो ये क्या करेगा, 4 या तो किसी को दे देगा या तो 4 लेगा।
तो ये 4 देना और लेना थोड़ा कठिन होता है, तो ये क्या करता है आपस में देखा जाए, देखो लेने और देने की बात कब चलती है, जब आयनिक बंध बनता है, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लो तुम रख लो, ऐसा होता है सीन। लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन चूंकि कार्बन के पास है तो ये किसी को 4 दे नहीं सकता, ना ये ले सकता है, इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, साझेदारी करता है, कि बोलता है ना कि आप और आपके दोस्त टिफिन लेके गए हो, आपका सब्जी आपके दोस्त को पसंद आ गया, दोस्त का सब्जी आपको पसंद आ गया, तो क्या करता है आप लोग, एक काम करो बीच में टिफिन रखो, थोड़ा तू मेरा वाला खा, मैं थोड़ा वाला तुम्हारा खाता हूँ, तो यहाँ शेयरिंग चलता है। इसलिए कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं पाता, ना ये किसी से ले पाता है, कोई कौन देगा 4 इलेक्ट्रॉन, सीधी सीधी बात है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बनता है, देखा है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, सहसंयोजी आबंध बनता है। तो देखो बेसिकली मेथन में देखा जाए तो आपके पास CH4 यानी कि कार्बन है, इसके पास देखो यहाँ पे जो क्रॉस क्रॉस आपको दिख रहा है ना, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो कार्बन के बगल में जो क्रॉस क्रॉस है ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और जो डॉट दिख रहा है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो देख लो कार्बन का देख लो तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गया बाहर वाला, और 4 को हाइड्रोजन से मिलाकर, कार्बन हाइड्रोजन पास तो एक ही है तो एक एक करके ये ले लिया, तो टोटल मिला जाए तो देख लो कार्बन 4 को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड मिलाकर उनका इलेक्ट्रॉन साथ ही में ले लिया, ठीक है, लिया नहीं है एक्चुअली, साझेदारी हुआ, जैसे मैंने टिफिन वाला एग्जांपल दिया ना, जैसे उस तरह से। और हाइड्रोजन भी क्या क्या कि चलो कार्बन तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे सामने रखो, मैं भी थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ, इस प्रकार से देख लो कि हाइड्रोजन का भी दो को कंप्लीट हो गया जो कि उसको K सेल में चाहिए था, और यहाँ कार्बन का भी यहाँ पे L सेल में 8 चाहिए था जो कि पूरा हो गया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनता है, ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार से बनेगा। अब देखो एथेन का होता है C2H6 होता है, ठीक है, तो देख लो यहाँ पे 2 कार्बन आएगा, ठीक है, अब ये क्रॉस एक कार्बन का, ये दूसरा क्रॉस इस कार्बन, क्रॉस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, आप इलेक्ट्रॉन को क्रॉस या बिंदु दोनों से दिखा सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे ये सभी क्रॉस इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, और यहाँ पे ये क्रॉस इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। अब देखो चूंकि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तब जाके इधर 3 3 हो जाएगा, 3 को इधर हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का 8 हो जाएगा, इसका यानी बारह बचा पूरा हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, 3 को हाइड्रोजन जोड़ दो, तो लो 3 को हाइड्रोजन जोड़ गया, हाइड्रोजन भी कार्बन का थोड़ा सा यूज कर लिया इलेक्ट्रॉन, ये भी यूज कर लिया, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन यूज कर लिया, और देख लिया स्टक पूरा कर लिया। उसी प्रकार से यहाँ भी हुआ है, तो इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब आपके पास पूछा है एथीन, एथीन का होता है C2H4, ठीक है, तो C2H4 होता है। तब देखो C2H4 का कैसे बनेगा, बेसिकली एथीन जो होता है ये आपका द्वि आबंध होता है, ये असंतुलित हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बताया था पार्ट 1 में, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो देखो इसमें 2 कार्बन आ गया, अब ये क्रॉस क्रॉस ये कार्बन सबका इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पे देखा है तो 4 को इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहाँ पे कार्बन के पास और 2 है, ठीक है, तो आपको और इसको 2 चाहिए, तो आपके पास 8 को कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी और 2 चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे रख देगा, तो देख लो कार्बन के इधर 8 हो गया कंप्लीट, इधर इस कार्बन का 8 कंप्लीट हो गया, बीच बीच में डबल बॉन्ड बन गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को आपको बनाना था। अब चलिए कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। CHO प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं, तो सब याद रखिएगा एल्डिहाइड कहते हैं, जबकि COOH जो होता है, अभी मैंने बताया था, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं इसको, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। अच्छा OH जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, याद रखना मेरी बात। और जो CO होता है ये आपका कीटोन होता है। और क्लास 10th में जितनी भी आपको प्रकारात्मक समूह पढ़ाए गए हैं उसमें से सिर्फ कीटोन ही एक ऐसा है जो कंपाउंड के बीच में लगता है, कार्बन कार्बन के बीच में लगता है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। अच्छा और एक चीज़ हेलो अगर रहेगा, Br कहीं पे दिख रहा है, या फिर Cl दिख रहा है, Cl मैंने क्लोरीन होता है, तो ये सब कहीं पे I दिख रहा है तो आयोडीन इसको बोलते हैं, तो ये सभी जो होते हैं ये आपका हेलो ग्रुप में आता है, याद रखना मेरी बात। चलिए अच्छा कीटोन का प्रकारात्मक समूह है, तो देखो CHO कीटोन है ना, सॉरी माय मिस्टेक, CO, ठीक है। इससे डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि इससे क्या सिंबलाइज करता है कि कार्बन बीच बीच में लगता है इसलिए, ठीक है, तो यहाँ पे डबल लगेगा, याद रखना मेरे बात, डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे। चलिए डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल ही बॉन्ड है, ठीक है, और ये दोनों तरह ऐसे लगता है, देखो इस प्रकार से बनता है ये वाला, इधर कार्बन कार्बन जुड़ते जाएगा, तो ये जो होता है ना ये आपका कीटोन होता है। तो ये 2 ठो क्या क्या इसे सटा के दिखा दिया गया है। अच्छा कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार समूह कैसा दिखता है, COOH, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ठीक है। अब बताओ जो एसिटिक है, एसिटिक अम्ल होता है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है। इधर CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अभी मैं अगर बताऊं आपको फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम, तो इसका क्या क्या होता है, इसको मैथेनोइक अम्ल हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल को मैथेनोइक अम्ल बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, बता दो क्या नहीं, चलो कमेंट करके बताना, ठीक है। देखता हूँ किसको आता है, जो सही आंसर देगा उसको मैं हार्ट जरूर दूंगा। तो ये था हमारा कुछ आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो वैसे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का जवाब देने का कोशिश करते हैं कि आप लोग देखते हो, ठीक है। और भाई साहब हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम सारे ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी चलता है ताकि आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्लास 10 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी सीरीज में जल्दी शुरू करने वाला हूँ, ऐसे तो चल
चल ही रहा है 90 डेज 99% वाला, पर आपका और भी मैं धमाकेदार तरीके से वन शॉट वीडियो ला के दूंगा। तो भाई साहब अगर आपको वो पसंद हो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बना के दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।